वेलकम टू द न्यू एपिसोड। तो आज इस एपिसोड में हमारे साथ है उत्तम सर। जय हिंद सर। जय हिंद मैम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। सर सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। मतलब मैं टीचर कैसे बना, आप ये जानना हाँ चाहते जी, हैं? तो मैं बिल्कुल। आपको बताऊंगा, ये मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसने मुझे रियली में टीचर बनाया। एक्चुअल में क्या था कि जब मैं 11th-12th में था तो मेरे पास एक मैथ हुआ करता था जिसको बोलते थे बिजनेस मैथमेटिक्स। ये यूपी बोर्ड से मैंने किया 11th-12th, तो उसी में था। तो जब मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया बीकॉम ऑनर, तो बीकॉम ईयर का जो मेरा फर्स्ट ईयर था, तो जब मैं उसकी ट्यूशंस लेता था तो जो टीचर हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाते थे वो सेकंड ईयर बीकॉम सेकंड ईयर के बच्चों को भी पढ़ाते थे, और वो सेकंड ईयर के बच्चे मैथ भी पढ़ते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। जो मेरा 11th-12th का मैथ था सेम डिट्टो वो सेकंड ईयर में भी था, मतलब सेकंड ईयर बीकॉम में। तो वो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते थे मैथ के क्वेश्चंस को लेके, तो मेरे सामने ही वो सर से वो क्वेश्चंस रेज करते थे, जबकि मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर। और सेकंड ईयर के बच्चे मैथ के क्वेश्चंस ले रहे हैं, और वो मैथ मैंने 11th-12th में पढ़ा हुआ था। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि वो क्वेश्चंस मैंने बड़ा पोलाइटली रेस्पेक्टली अपने सीनियर्स को थोड़ा सा डिस्कस किया और उनको वो समझा दिया कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो धीरे धीरे उससे क्या हुआ कि वो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ी, मैंने उनके काफी डाउट्स लेने शुरू किए। तो इससे मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर मतलब कुछ ऐसा एक इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ कि मैं शायद इस फील्ड के लिए बनाऊं, टीचिंग फील्ड के लिए। फिर एक जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर में आया तो इनकम टैक्स एक सब्जेक्ट हुआ करता था हमारा, तो उस समय क्या होता था कि हमें इनकम टैक्स के ना टीचर नहीं मिलते थे। तो उसमें मैंने जो मेरी बुक थी उसके मैंने सोल्यूशन को मार्केट से अरेंज करा, फिर मैंने वो बुक खुद से सेल्फ स्टडी करी। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा यहाँ अपने ऑडियंस को कि भाई अगर आप खुद से अगर कुछ ठान लेते हैं ना तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो मेरे को आज भी याद है कि इनकम टैक्स के 5 हेड हुआ करते थे। तो सबसे पहले मैंने अपनी जो बुक थी उसकी थ्योरी स्टडी करी, फिर उसके इलस्ट्रेशंस करे, फिर वो सोल्यूशन की हेल्प से उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करी। और एक टाइम ऐसा आया कि जब मिड ऑफ थर्ड ईयर आया, जब ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज लेवल पे कोर्स खत्म हो गया था इनकम टैक्स का, तो मैंने अपने ही साथ के दोस्तों को पढ़ाना शुरू किया इनकम टैक्स। और एट द एंड क्या था कि जब पेपर्स का टाइम आया उससे पहले मेरा एक फुल्ली लोडेड एक बैच बन गया था 15 से 12 बच्चों 18 बच्चों का, जिनको मैं इनकम टैक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। तो वहां से मेरे दिमाग में था कि मैं एक दिन टीचर बनूंगा, और आज है कि मैं एक रेपुटेड स्कूल में टीचर हूँ, और मैं डेली शाम को अपने 2 घंटे टीचिंग्स में देता हूँ। ये मेरा मतलब इंटरेस्ट भी है, मेरी हॉबी भी है, और मैं एंजॉय करता हूँ इस मोमेंट को, इसलिए मैं आज टीचर हूँ। ओके सर। सर आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? नॉर्मली अगर मैं अपनी कमांड की बात करूँ तो मेरा मेजर सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। उसके अलावा मैं बहुत सारे मैनेजमेंट सब्जेक्ट भी पढ़ा लेता हूँ, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, HRM है, या उसके अलावा मैं एनवायरमेंट भी पढ़ा लेता हूँ। और कई बार मतलब और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे F&B कंट्रोल है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। मतलब जनरली फाइनेंस मेरा मेन बेसिक एरिया है। ओके सर। सर जैसे अकाउंट्स एंड इको आप पढ़ाते हो, तो बच्चे जो होते हैं जो कॉमर्स लेने वाले हैं या कॉमर्स में आ गए हैं फील्ड में, वो अपना एक परसेप्शन पहले ही बना के आते हैं कि ये तो इजी है या हार्ड है या लेंदी है। तो क्या वो परसेप्शन उनकी स्टडीज को इफेक्ट करता है? देखिए, अगर बच्चे के दिमाग में ये चीज़ रहती है ना कि मैं जिस स्ट्रीम में जा रहा हूँ और वो इजी स्ट्रीम है, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही उसको सेल्फ बिलीव देता है। और वो उसके दिमाग में अगर अप्रोच है इजी है तो उस चीज़ को, हाँ, बट उसको कंसिस्टेंटली वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। दिमाग में है कि इजी है, अगर वो किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली सीख रहा है और उसके दिमाग में एक फोबिया है कि नहीं ये तो बहुत टफ है, तो नहीं सीख पाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा है कि एज कंपेयर टू अदर्स को अगर देखा जाए तो अकाउंट जो सब्जेक्ट है वो एक तरीके का वीडियो गेम है। जैसे वीडियो गेम में क्या होता है कि जैसे हम छोटी छोटी कमांड सीखते हैं, फिर हम अपने आप को खुद से चैलेंज करते हैं कि मैंने पिछले राउंड में 10,000 पॉइंट्स गेन किए, इस बार मैं ज्यादा करूंगा, या सामने वाले को आप करते हैं कि मैं इसको डिफेंड करूंगा। लेकिन ऐसे ही अकाउंट में भी आप जब कोई अकाउंट की प्रैक्टिस पे वर्क करते हैं तो धीरे धीरे आप छोटे छोटे पॉइंट्स लर्न करते हैं, उन सभी पॉइंट्स को अकोमुलेट करके फिर आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अकाउंट्स की। तो जो बच्चा इस तरीके के परसेप्शंस में चला जाता है उसको वीडियो गेम की तरह इंटरेस्ट के तौर पे अकाउंट को लेने लगता है, तो वो फिर बहुत अच्छा कर जाता है अकाउंट में। और ऐसे ही बच्चे फिर आने वाले टाइम में CA, CS, ICWA या MBA का जो टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ के एंट्रेंस को क्वालिफाई करते हैं और अच्छा करते हैं फ्यूचर में। जैसे 10th में बिल्कुल अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, 11th में एकदम ही जैसे अगर कोई स्ट्रीम वाइज अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल अलग सब चीज न्यू होती है। तो 11th के बच्चों के लिए अकाउंट्स एंड इको एक साथ मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता है? नहीं, डिफिकल्ट तो नहीं होता मैम। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जब 11th में बच्चा आता है कॉमर्स स्ट्रीम लेता है तो उसके लिए अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स एक तरीके से जस्ट लाइक है कि उसकी नर्सरी क्लास है।
क्योंकि उससे पहले कभी उसने अकाउंट नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी फर्दर। आजकल हाँ एक एंसिलरी सब्जेक्ट में है 9th-10th में इकोनॉमिक्स, लेकिन वो बहुत कम बच्चे लेते हैं उसको। तो अब मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जो बच्चे अच्छा करते हैं अकाउंट्स में वो डे 1 से ही सिंसियर हो जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अकाउंट को बच्चा ना लाइटली लेता है, जैसे पहले आपने पूछा था कि उनको लगता है कि इजी है। तो जब वो अप्रैल में उसने अपना 10th का एग्जाम दिया, तो सिंसियर जो बच्चे होते हैं वो मिड ऑफ अप्रैल या जस्ट उसके बाद ही अपनी ट्यूशन शुरू कर देते हैं, और मंथ ऑफ मई में जैसे रिजल्ट आता है कुछ बच्चे उसके बाद अपनी ट्यूशन शुरू करते हैं। अब कुछ बच्चे जो होते हैं कि जब फर्स्ट यूटीज वगैरह हो जाते हैं उसके बाद शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि शुरू के जो दिन हैं, शुरू के जो 1 and 2 मंथ होता है जब हम पढ़ाते हैं अकाउंट्स, तो उन दिनों में बेसिक्स क्लियर कराए जाते हैं बच्चों के, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जिसको हम बोलते हैं। तो अगर सामने वाला बच्चा उस चीज को लैप कर गया, मतलब उस समय उसको बहुत ज्यादा सिंसियरली क्लास में इन्वॉल्व नहीं हुआ, और वो तब इन्वॉल्व हुआ जब थियोरेटिकल फ्रेमवर्क खत्म होकर प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस शुरू हो गई हैं, न्यूमेरिकल्स आ गए, तो उस समय वो होपलेस हो जाता है, क्योंकि वो चीजों को लिंक नहीं कर पाता। ना उसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो पाती है, ना अकाउंटिंग एक तरीके से जो रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट उसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो इंटरलिंक कर पाता है चीजों को, ना ही वो अकाउंट की डिक्शनरी से अवेयर हो पाता है बहुत ज्यादा। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर बच्चों आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं तो डे 1 से जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है उसको बहुत अच्छा करो आप, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। लेकिन ये होता ही नहीं है, कई बार स्कूल में टीचर्स को भी लगता है कि थ्योरी बोरिंग है, अब वो जल्दी जल्दी इसको खत्म कर देते हैं फॉर्मेलिटीज में। मैं टीचर से भी बोलूंगा कि आप ऐसा ना करें, बच्चों को बहुत कंक्रीटली और सीरियसली और सिंसियरली आप डिलीवर करें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को, ताकि प्रैक्टिकल्स में आगे इसको प्रॉब्लम ना हो। सर जो स्कूल्स में हम देख रहे हैं आजकल कि ऊपर से ही सीबीएसई कर रहा है, जैसे सिलेबस कम करता जा रहा है, चैप्टर्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो हटा दिए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? डेफिनेटली देखिए फर्क तो पड़ा ही है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे सिलेबस खत्म कराया गया था, 30% सिलेबस डिडक्ट हुआ था, उससे पहले पूरा सिलेबस था 100%, बच्चे करते थे उसको और अच्छा करते थे उसमें। लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद भी वो सिलेबस वापस नहीं आया, 70% सिलेबस जो उन्होंने रखा था वही कंटिन्यूएशन में रखा हुआ है। तो मेरे को लगता है कि ये शायद रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर हम अकाउंट की बात करें तो अकाउंट को मान लो 4 सेगमेंट में बांटा गया कि भाई सोल प्रोप्राइटर, एक सिंगल व्यक्ति कैसे बिजनेस चलाता है, उसका एक अकाउंट है, वो 11th में कराया जाता है। फिर पार्टनरशिप का अकाउंट है, एक से ज्यादा लोग मिलकर कैसे चलाते हैं। एक अकाउंट होता है कंपनीज की, जब बहुत ज्यादा लोग मिलकर कंपनीज में अकाउंट चलाते हैं, मेंटेन करते हैं उसका अकाउंट। तो सबका ना अलग अलग थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है। लेकिन एक होता था एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, कि अगर आप तीनों को सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी को देखते हैं तो मोटिव होता था प्रॉफिट कमाना। लेकिन वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन जो था वो है एनपीओ का, जिसमें एनजीओज हैं, कोऑपरेटिव ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज हैं। तो वो वाला जो पार्ट है वो 10 मार्क्स का होता था, वो पहले मतलब उसको खत्म कर दिया गया यूनिवर्सिटी की मतलब कोर्स की तरफ से, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, लेकिन उसको वापस नहीं लाए। लेकिन जो सीयूटी का एग्जाम होता है एंट्रेंस का, उसमें जो एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका वेटेज अभी भी रखा गया है। तो मेरे हिसाब से वो वापस आना चाहिए। और क्योंकि बच्चे अब जैसे कोरोना से पहले जिस तरीके का उनको एटमॉस्फेयर मिलता था, फ्रीडम मिलती थी स्कूल आने की, ट्यूशन जाने की, वो आज भी उनको वापस मिल चुकी है। तो सिलेबस भी वापस आना चाहिए। जैसे 11th में एक सब्जेक्ट हुआ करता था कि चैप्टर हुआ करता था बिल ऑफ एक्सचेंज, वो चैप्टर उन्होंने हटा दिया। लेकिन जब हम 11th में ही एक एडवांस चैप्टर करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो उसमें उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज की बहुत सारी एंट्रीज रखी हुई हैं रेक्टिफाई करने के लिए, लेकिन वो चैप्टर हटाया हुआ है। तो बच्चे उन एंट्रीज को करने में बड़ा प्रॉब्लम मतलब उनको होती है, समझने में, अंडरस्टैंड करने में। तो मेरे हिसाब से सिलेबस वापस आना चाहिए जो पहले था, क्योंकि उसके हिसाब से एक पूरा लास्ट तक पैटर्न बना हुआ था। तो जो सिलेबस हटा के वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो उससे रिलेटेड जो उसका रिफ्लिकेशन या इंप्रेशंस अदर सब्जेक्ट पे था, चैप्टर्स पे था, वो वहां अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब दूसरे चैप्टर्स में इनडायरेक्टली उन चीजों के बारे में पूछा जा रहा है जो चैप्टर्स हटाए गए हैं। तो थोड़ा सीबीएसई बोर्ड को इसको स्टडी करके वापस रिकवर कराना चाहिए। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो है पार्ट। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो है, बच्चों के बिल्कुल लिए है, डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर वो कोचिंग्स करते हैं, तो कोचिंग्स में वो चीजें फिर वो उतने अच्छे से, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन होता है सीयूटी की कोचिंग्स का, तो बच्चे उतना नहीं कर पाते जो रेगुलर क्लासेस में वो सीख के कर पाते। स्कूल्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं आपको? स्कूल्स के साथ अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात करूं, कॉमर्स अकाउंट्स की, तो जहां तक मुझे लगता है कि एक तो जैसे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए एक गवर्नमेंट ने, सीबीएसई बोर्ड ने पॉलिसी बनाई हुई है कि इस पर्टिकुलर डेट में पूरे इंडिया में सीबीएसई पैटर्न या जो भी बोर्ड्स हैं सबकी एक डेट फिक्स होगी कि किस दिन कौन सा पेपर होगा, क्या सिलेबस आएगा। 11th में भी यही गाइडलाइंस होनी चाहिए कि इस डेट में हम 11th का जो भी कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 11th में ना स्कूल्स को फ्रीडम दी हुई है, अपने हिसाब से वो सिलेबस डिसाइड करते हैं, फर्स्ट यूटी का, सेकंड यूटी का, मिड टर्म का, अपने हिसाब से ही वो फिर पेपर का फॉर्मेट डिसाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब मान लो कोई ट्यूशन सेंटर है,
उसमें 10 स्कूल्स के बच्चे आ रहे हैं, तो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके 2 चैप्टर आ रहे हैं एक बच्चे के स्कूल में, दूसरा जो उसके साथ वाला बच्चा बैठा हुआ है उसी सब्जेक्ट के 5 चैप्टर्स उसके यूटी में आ रहे हैं, सेम यूटी में। तो अब क्या हो रहा है कि वो वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जो 2 वाला है अगर उसको, अब क्योंकि वो बगल वाला बच्चा उसको 5 चैप्टर क्लियर कराने हैं तो उस पर प्रेशर आ रहा है क्योंकि उसको अननेसेसरली वो 3 चैप्टर भी सुनने पड़ रहे हैं, और जो वो 3 वाला है वो इस चीज से परेशान है कि सर उन 2 चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो उसकी स्पीड स्लो लग रही है उसको। तो मेरे हिसाब से 11th में भी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली एक ट्रैक बनाना चाहिए कि भाई ये यूटीज की डेट है जो बिल्कुल एकदम सर्कुलेट होनी चाहिए और ये सिलेबस है, उसी के हिसाब से चीजें चलनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि स्कूल्स और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनका भी कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा और बच्चे भी कंफ्यूज नहीं होंगे और टीचर्स भी उनको एक यूनिफॉर्मिटी के साथ चीजें एक्यूरेटली डिलीवर कर पाएंगे। 12th बोर्ड के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बच्चों में? 12th बोर्ड के लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि बच्चों का ना एक अपने आप में सेशन प्लान होना चाहिए। उनको बच्चों को लगना चाहिए कि भाई हमें ना अपना सिलेबस, क्योंकि 12th के बच्चे ना अप्रैल ऑनवर्ड्स 1 अप्रैल से ही अपना कोचिंग्स वगैरह और स्कूल्स वगैरह प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं बोर्ड एग्जाम्स की, तो उनको पूरा अच्छा खासा 11 मंथ का टाइम मिलता है। तो सबसे पहले तो बच्चों को करना चाहिए कि उनको 6 मंथ में अपना सिलेबस खत्म करना चाहिए कंप्लीटली। उनको इस तरीके का सेशन प्लान बनाना चाहिए कि उनको सब्जेक्ट वाइज कि भाई हमें ये चैप्टर्स जैसे 31 अक्टूबर तक खत्म करने हैं। नवंबर दिसंबर में जो पहली बार उन्होंने 6 महीने में सिलेबस खत्म करा, 2 मंथ लगा के फिर वो सिलेबस खत्म करना चाहिए क्योंकि काफी चीजें क्लियर हो चुकी होती है तो फिर उतना टाइम नहीं लगता। उसके बाद बच्चों को जब वो नवंबर दिसंबर में एक बार सिलेबस सेकेंडली क्लोज कर लेते हैं फास्ट रैपिड मोड पर, तो उनको जनवरी ऑनवर्ड्स फिर तीसरी बार सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए अपना। और फरवरी में उनको जो सैंपल पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, 3-3 घंटे की प्रैक्टिसेस है टेस्ट पेपर्स पे, वो करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम चीजें सीख तो लेते हैं लेकिन 3 घंटे में पेपर पूरी तरीके से अटेंड नहीं कर पाते एज ए बीइंग ए बोर्ड स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशंस वाले स्टूडेंट्स। तो उस केस में उन बच्चों को प्रैक्टिस करनी चाहिए कि 2 आवर्स 40 मिनट 2 आवर्स 50 मिनट्स में हमें जो सैंपल पेपर है सेम पैटर्न पे जो आने वाला पेपर है उससे रिलेटेड, कि हमें वो 2 आवर्स 50 मिनट्स में खत्म करना है। तो वो बहुत सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बैक टू बैक रिविजन होना चाहिए, रिविजन जस्टिफाइड तरीके से होना चाहिए, एक टाइम ड्यूरेशन स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि हम 3 दिन में रिविजन खत्म कर देंगे या हम शुरू के 3 महीने में सिलेबस खत्म कर देंगे। क्योंकि जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर मान लो किसी पेशेंट को मेडिसिन दे रहा है तो 1 महीने की मेडिसिन वो 1 महीने में ही देगा। अब डॉक्टर को अगर भाई ये भी तो कह सकता है डॉक्टर एक ही दिन में आप पूरे 30 डेज की मेडिसिन खा लो, तो ऐसे ही सीबीएसई बोर्ड भी जब कोई सिलेबस डेवलप करती है तो उसको पता है कि बच्चों का इनटेक कितना है, कितना, जैसे मेडिसिन होता है ना कि ये पेशेंट इतनी मेडिसिन डेली ले सकता है, इतनी डोज, तो ये जो सिलेबस है डोज की तरह बच्चों को दिया जाता है। तो इसमें भी स्कूल से भी मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है कि वो एक सिलेबस का पैटर्न सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से लेके चलें, उनको एक गैप दें, प्रेशर ना बनाएं कि बहुत जल्दी भाई आपको अपना सिलेबस खत्म करना है फिर बोर्ड कंडक्ट होंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चा ना होपलेस हो जा रहा है और वो ग्रैप नहीं कर पा रहा चीजों को। होपलेस होने के बाद क्या होगा कि फिर वो सरेंडर कर देता है अपने सब्जेक्ट में। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड टाइम मिलना चाहिए, पहला कोर्स कंप्लीशन के लिए, दूसरा सेकंड रिवीजन के लिए, थर्ड फास्ट रैपिड रिवीजन के लिए और फोर्थ बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस के लिए, जिसमें वो अपने मेजर डाउट्स ले सके, मेजर जो सैंपल पेपर है उन पे प्रैक्टिस कर सके। तो मेरे को लगता है इस तरह से पैटर्न जाना चाहिए। दूसरा, बच्चे को अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर हेल्थ अच्छी है तो बच्चा बहुत कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि दिमाग अच्छा, हेल्थ अच्छी है तो दिमाग अच्छा है, उसकी लर्निंग स्ट्रेंथ अच्छी होगी। साथ में बच्चों को जो है ईगो और हेजिटेशंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लास में अगर वो जाते हैं या ट्यूशंस में कहीं जाते हैं तो उनको कोई डाउट है तो वो बड़ा कॉन्फिडेंटली अपने टीचर से पूछना चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि वो केवल अपने डाउट्स अपनी स्टडी के लिए ही आए हैं और जो सामने वाले टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी है, उनका ऑब्लिगेशन है कि वो आपके डाउट्स को क्लियर करें। तो ईगो नहीं होना चाहिए साथ वाले बच्चे के साथ कि भाई इसने कर लिया है इससे मैं हेल्प क्यों लूं, ये तो मेरा दोस्त है। साथ में क्या होता है कि आपकी अटेंडेंस 100% होनी चाहिए बोर्ड के एग्जाम्स में। क्यों? क्योंकि जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, खासतौर से न्यूमेरिकल, तो पहला टॉपिक अगले से रिलेट है और थर्ड टॉपिक पिछले 2 टॉपिक से रिलेट है। अगर बच्चा छुट्टी कर लेता है तो फिर चीजें लिंक नहीं हो पाती आपस में, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो फिर वो अगली क्लास में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाता। इसके अलावा जो है उसको जब वो बोर्ड एग्जाम्स में जाए तो उसकी स्टेशनरी वगैरह बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, टाइम से उसको पहुंचना चाहिए। कई बार बच्चे लेट पहुंचते हैं तो वो हाइपर हो जाते हैं, उनका मतलब बीपी भी फ्लक्चुएट कर जाता है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि एग्जाम्स में जैसे 10 o'clock एग्जाम्स का टाइम है, कुछ बच्चे 10:20 तक पहुंचते हैं, तो वो स्वेटिंग कर रहे होते हैं, पसीने आ रहे हैं, भाग रहे हैं, और वो मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नर्वस है। तो उस नर्वसनेस के को देखते हुए वो अपना पेपर उतना एफिशिएंटली अटेंड कर ही नहीं सकते अगर वो टाइम से आए होते तो हमेशा टाइम से पहुंचना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए खासतौर से एग्जाम्स के पीरियड में, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो हेल्थ वाइज।
और अपना सिलेबस सेशन प्लान के हिसाब से कंप्लीट करना चाहिए। ईगो, हेजिटेशन सब हटा के साइड में रख देना चाहिए और अपने रूट्स पे काम करना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे 12th की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो 11th में उनका बेस होता है, हाँ। तो अगर वो 11th के बेस को वीक करके बैठे हुए हैं तो उनको 11th पे भी साथ में पैरेलल फोकस करना चाहिए उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ताकि वो 12th में उसको अच्छे से कर पाए। तो इसी तरह से मतलब वो अच्छा कर सकते हैं। सर जैसे हमने अभी एग्जाम्स प्री बोर्ड्स की बात करी, सर स्कूल्स में एक चीज़ होती है कि एग्जाम्स कराते हैं प्री बोर्ड, जैसे स्कूल में बोर्ड, ये तो 12th की बात होगी, लेकिन स्टार्टिंग से क्या होता है कि यूटीज करा रहे हैं, लेकिन वहीं स्कूल में क्या कर रहे हैं, उनको बच्चों को पेपर ही नहीं दिखाते आपने कैसे किया है। अगर दिखा भी दिया तो उनको पैटर्न नहीं समझाते कैसे करना है, आपने क्या चीज़ गलत की इसलिए आपके नंबर कम हुए। अगर बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं तो उनको डांट के भगा देते हैं कि चुपचाप जितने नंबर दिए उतने देख लो, नहीं तो वो काट दो आगे। मेरे को मैम ऐसा लगता है कि टीचर्स के पास ना प्रेशर होता है वहाँ पे, क्योंकि उनके पास भी ना बहुत सारे वर्क मैनेजमेंट की तरफ से आए हुए होते हैं और वो जैसे 100 बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं, 50 बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं और उनको फिर अगला टास्क भी कंप्लीट करना है, तो बस वो फॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट ले लेते हैं, मार्क्स बता देते हैं, लेकिन वो इन डेप्थ में जाके हर बच्चे से कस्टमाइज तरीके से बात नहीं करते कि आपकी ये गलती थी, आपको ऐसे रेक्टिफाई करना है, जो कि होना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या है कि उनको फिर शायद अगले चैलेंज इतने दे दिए जाते हैं टीचर्स को कि वो उस चीज में इन्वॉल्व, एक लिमिटेशन पार्ट आ जाता है कि नहीं हो पाते। बाकी मैं जहां तक समझता हूँ कि टीचर्स को ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बच्चों को बता देना चाहिए कि भाई जब आप जहां भी फेयर कर रहे हैं वहां पे वर्किंग नोट नहीं होना चाहिए, ये गाइडलाइंस में होना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि आपको अगर पहला क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से मार्क करना है नोटबुक में, आंसर बुक में, आंसर नंबर 1। उसके बाद आपको जो हेडिंग्स है वो कैसे हाईलाइट करने हैं, पहले क्वेश्चंस के बाद दूसरा क्वेश्चन जब आप शुरू करते हैं तो 3 लाइंस का गैप देना है बीच में, प्रेजेंटेशंस पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बच्चों को पहले ही इन एडवांस बतानी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इसके भी मार्क्स हैं, लेकिन उसके लिए उनको प्रोजेक्टर स्क्रीन के थ्रू या जो भी उनके पास टूल्स हैं बच्चों को ये चीज कन्वे भी करनी होगी कि भाई आपको वर्किंग नोट नहीं करना है या किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना है, किस तरीके से मार्क डालना है, किस तरीके से हेडिंग हाईलाइट करने हैं, कितना गैप देना है और कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए किस आंसर्स की। अगर 2 नंबर का है तो कितना देना है, कितना आपको कितने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना है, और अगर वही चीज 6 मार्क्स में आ जाती है तो उसी सेम चीज में आपको क्या क्या एड ऑन करना है। तो ये सारी चीजें पहले से ही बच्चों को डिलीवर हो जानी चाहिए। जब बोर्ड के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो प्रेशर के चलते उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि उनको डाउट में आ जाते हैं बच्चे, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, घबरा भी जाते हैं, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करें? देखिए घबराना तो मैं जहाँ तक समझता हूँ एक ही रीजन होता है उसका कि हमने इनिशियल डेज में जब हमारा कोर्स शुरू हुआ था तो हमने उस समय थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच दिखाया और हमने अपनी चीजों को टाइमली ग्रैप नहीं करा, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है ये टाइम बीइंग प्रोसेस है कि भाई इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा और धीरे धीरे चीजों को लेयर टू लेयर लर्न करके और उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो अगर हम शुरू से ही अपने सारे नोट्स कंप्लीट करते हैं, जो हमें होमवर्क मिलता है, असाइनमेंट मिलता है, उसको फुलफिल करते हैं, टाइमली सबमिट करते हैं, टाइमली अपने यूटीज की जो सिलेबस है उनकी प्रिपरेशंस करते हैं, सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो एट द एंड फिर हम कंफ्यूज या होपलेस नहीं होंगे। अदरवाइज कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि आप पूरे साल मत पढ़ो और साल के लास्ट में वो मैजिक स्टिक घूमे और आप होपलेस ना हो। होपलेस होने का एक ही रीजन है कि आपने साल के शुरू में पढ़ाई नहीं की। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ आपको। तो मैं तो सीधा बच्चों को ये बोलूंगा कि आप डे 1 से ही अपनी प्रिपरेशंस करके चलें, अपना प्लान डिसाइड करें, गोल डिसाइड करें, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और स्ट्रेटेजी को टाइम बाउंड के साथ फिक्स करें और अपने आप से क्वेश्चंस रेज करें साल में, हर 1 महीने के बाद, 1 वीक्स के बाद, 2 क्वार्टर के बाद कि भाई मैंने क्या अचीव करा, मेरा सिलेबस कितने कमांड में है, और एक टाइम टेबल को मैनेज करके चलें। सब बोर्ड्स के लिए जब बच्चे प्रिपेयर करते हैं तो वो खुद तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, तो ऐसे में टीचर्स एंड पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? मेरे हिसाब से पेरेंट्स का ख्याल जो है, ध्यान रखने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि पेरेंट्स एक तो उनकी फैसिलिटीज वो दे सकते हैं अपने हिसाब से, वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, बच्चों को कंफर्ट देने की कोशिश करें, बच्चों पे बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस ना लगाएं और बच्चों से जेन्युइनली बीइंग एज ए फ्रेंड पूछें कि बेटा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कहीं कोई इशूज तो नहीं आ रहा है ट्यूशंस में, स्कूल्स में, या आपके जो भी हमने आपको रिसोर्सेज दे रखे हैं उसमें, तो उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, उनको मोटिवेट करें। बीइंग ए टीचर जो है, टीचर तो बच्चे के चेहरे से जज कर देता है एक अच्छा टीचर कि बच्चा इस समय किस लेवल पर है। तो बच्चों के वो वॉक इन मतलब एक तरीके से टेस्ट ले, ओरली टेस्ट ले, और जो उनके डाउट्स हैं उनको रेमेडाइज क्लासेस दे, अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस दे वीक बच्चों के लिए,
या जो बच्चे ज़्यादा क्यूरियस हैं उनको अलग से सेशंस के थ्रू उनके भी अलग अलग क्लासेस कंडक्ट कराई जाएं। मतलब कुल मिला के टीचर्स को भी मेहनत करनी पड़ेगी और पेरेंट्स को बहुत अच्छा ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ बच्चों को यहाँ पे बोलना चाहूँगा बहुत स्पेसिफिकली कि जो 12th है ना, ये बच्चों का ना टर्निंग ईयर है एक तरह से। अगर आप अच्छा करते हो, अच्छे मार्क्स लाते हो, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है, डीयू का अच्छा कॉलेज मिलेगा या कहीं भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप प्लेस करोगे तो उसके 2 बेनिफिट होंगे। एक तो गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप जाते हो कॉलेज में और या गवर्नमेंट के किसी उसमें जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट में, तो एक तो फीस कम होगी और दूसरा आपके कैंपस इंटरव्यूज बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपने 12th में अपने कंफर्ट को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर भी लिया तो आप ये मान के चलिए कि जो आपकी आने वाली जो लाइफ है, जो एक्चुअल फ्यूचर जो शुरू होगा 12th के बाद, तो वो बहुत फ्लोरिश होगा और उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश करोगे अपने आप को। तो 12th में थोड़ा सीरियस रहने की जरूरत है क्योंकि पेरेंट्स पे भी बर्डन नहीं आएगा। अच्छा कॉलेज कम फीस तो पेरेंट्स भी प्रेशराइज नहीं होंगे और आपका ऑब्वियसली जॉब तो अच्छा मिलेगा ही आपको, क्योंकि जो रेपुटेड कॉलेज होते हैं उनके कैंपस भी अच्छे होते हैं। अब वो सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? आपके रिजल्ट पर। सर, एक क्लेम किया जाता है कि कोचिंग्स जो है, कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रिएटिविटी को किल करते हैं, तो ऐसा आपका क्या मानना है, क्या ओपिनियन है इस चीज पे? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि मैंने कोचिंग्स और स्कूल्स का अगर हम बात करें तो स्कूल्स के पास रिसोर्सेज ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं क्योंकि स्कूल्स में स्पेस होता है ज्यादा, कोचिंग्स में इतना स्पेस नहीं होता। क्रिएटिविटी के लिए हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें माइंड सेट की हैं, मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर कोचिंग का मैनेजमेंट का जो दिमाग है या जो ब्रेन सेट है, माइंड सेट है, वो थोड़ा सा क्रिएटिव वाले उसमें है, तो वो ऑब्वियसली फिर बच्चों की एक्टिविटीज भी कराते हैं। लेकिन हाँ, स्कूल्स के कंपैरेटिवली अगर ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिलीवरी ऑफ कंटेंट पे ज्यादा फोकस दिया जाता है क्योंकि यहाँ बच्चा जनरली 1 आवर्स के लिए आ रहा है या 2 आवर्स के लिए आ रहा है, तो टीचर्स जो है ना वो बच्चे के आने से पहले रेडी होता है और उसके दिमाग में होता है कोचिंग्स में कि मेरे को ये 2 आवर्स बच्चे को ये टॉपिक डिलीवर करना है और वो उसी पे फोकस करता है। तो क्रिएटिविटी थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर जाती है, जो एडिशनल जिनकी आप बात कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी ये है कि वहाँ वो जो एक्चुअल मेन कंटेंट है वो बहुत अच्छे से डिलीवर होता है 2 आवर्स में, क्योंकि वो डेडिकेटली ना लिंक अप होता है। स्कूल्स में क्या है, बच्चा फ्री है, वहाँ टाइम भी एंगेज करके रखना है बच्चों का, तो आप पूरा 7 आवर 8 आवर्स जो है वहाँ बच्चे को कंटेंट ही डिलीवर नहीं कर सकते। तो वहाँ बच्चे को दूसरा करिकुलम एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व करना ही पड़ता है स्कूल्स में, क्योंकि उनको 7-8 आवर्स आपको रिटेन करके रखना है अपने पास। तो यही एक रीजन है, क्योंकि वहाँ ड्यूरेशन शॉर्ट है बच्चे का जो आ रहा है और स्कूल्स में बहुत ज्यादा होता है, तो वहाँ इसलिए एक्टिविटीज ज्यादा हो जाती है। सर, ऐसा होता है कि सेम ही कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, कुछ का रिजल्ट सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, सेम कोचिंग में पढ़ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये तो मैंने इस पे एक छोटी सी रिसर्च भी की हुई है अपनी, कि एक सेम टीचर से सेम स्कूल सेम क्लास में अगर बच्चा पढ़ रहे हैं, मतलब एक क्लास है, तो उसमें 95% वाला बच्चा भी आ रहा है और 40% वाले भी आ रहा है। एक्चुअल में क्या है, जो स्टडी है ना, ये आर्ट है। हर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि भाई स्टडी कैसी करनी चाहिए। तो सबसे मेन चीज है, जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं और जो एवरेज में आपको कंपैरिजन बता दूं, ब्रिलियंट बच्चे ना कॉपी पेस्ट नहीं करते कभी भी, वो खुद से अपने नोट्स बनाते हैं और वो प्राइमरी नोट्स बनाते हैं मतलब। और जो इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो खुद से उनको टीचर्स के थ्रू, सीनियर्स के थ्रू या खुद से सेल्फ स्टडी करके उनको सॉर्ट आउट करते हैं और फिर उन चीज को सॉर्ट आउट मतलब खत्म करते हैं अपने डाउट्स को। जो एवरेज बच्चा है वो फॉर्मेलिटी में है, उसको लग रहा है कि स्कूल में डांट पड़ सकती है, पेरेंट्स डांट मारेंगे, तो वो क्या करेगा, वो सीनियर जो पहले वाला बच्चा है ना, जीनियस है, उसकी कॉपी करेगा, केवल कॉपी पेस्ट करेगा। पहला तो रीजन ये है कि जो जीनियस है वो कॉपी पेस्ट नहीं करते। दूसरा रीजन ये है कि जो जीनियस है ना, वो क्लास में हमेशा पंक्चुअल होते हैं। एवरेज बच्चा थोड़ा लेट आता है कई बार। इसका रीजन ये है क्योंकि जब कोई लेक्चर शुरू होता है ना, तो स्टार्टिंग में उसका इंट्रो दिया जाता है टीचर्स के द्वारा। जनरली टीचर्स इंट्रो देते हैं, तो इंट्रो में ना बेस तैयार कर दिया जाता है कि भाई हम पिछले अगले 50 मिनट में ये पढ़ने वाले हैं। तो जो जीनियस है उसको तो पता है ना कि अगले 50 मिनट्स में क्या क्या आने वाला है, और उसको ट्रैक के हिसाब से वो चल रहा है। जूनियर जो एवरेज है उसको तो पता ही नहीं, वो तो बेचारा लेट आया है। उसके अलावा जो जीनियस बच्चे हैं वो छुट्टियां भी रेयर टू रेयरेस्ट कंडीशन में करते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई बहुत मेजर फंक्शंस है तब करते हैं, नहीं तो वो जनरली छुट्टियां नहीं करते। एवरेज बच्चा छुट्टियां बहुत करता है, लेट तो आता ही है। तीसरा जो फोर्थ रीजन है वो ये है कि जो जीनियस बच्चा है उसमें ना तो ईगो होती ना हेजिटेशन होता है, उसका कोई डाउट है तो वो खड़े होकर ना टीचर से पूछता है। एवरेज बच्चों में मैंने देखा है वो थोड़े से ना साई टाइप होते हैं, उनको लगता है कि यार अगर हमने ये चीज पूछ ली क्लास में तो पूरी क्लास हो सकता है हमारे ऊपर हंसे कि भाई हमें तो ये नहीं पता, तो वो हेजिटेशन में ही रह जाते हैं, अपने डाउट्स कभी क्लियर ही नहीं करते हैं या उतना इफेक्टिवली क्लियर नहीं करते। और जो एवरेज बच्चा है उसके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसके ना रूट्स वीक होती हैं उसकी, जैसे 3rd 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में जो चीजें पढ़ाई गई थी वो उनमें उतना ट्रेंड नहीं था। और जो जीनियस बच्चा है वो शुरू से ही स्कोरिंग रहा है,
शुरू से ही वो अपनी मतलब, और उसको लगता है कि जो मेरी आज इमेज है, रेपो है, वो मेरी नॉलेज की वजह से है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी वो ऑटोमेटिकली मेहनत करता है ईयर टू ईयर। एवरेज बच्चा जो है वो एवरेज के हिसाब से ही चल रहा है। और एक मेरे को ऐसा भी लगता है कि जो जीनियस बच्चे होते हैं वो अपने टीचर्स की भी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो टीचर्स भी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि उनको सपोर्ट करते हैं, पर टीचर भी कहीं ना कहीं मतलब जब होता है ना एटिकेट्स और एटीट्यूड, ये बहुत मेजर होती हैं चीजें, तो वो दिखता है उनके बातों में, आचरण में, व्यवहार में। तो टीचर भी कहीं ना कहीं फिर उनको सपोर्टिव मैनर्स में ही उनके साथ रहते हैं, तो वो ना चाहते हुए भी हो जाता है ऐसा। तो यही बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा पंचुअलिटी को समझें, खुद से एफर्ट्स करना सीखें, ईगो वीगो सब साइड में रखें, अपने जो वीक पॉइंट हैं उन पर काम करें। तो एक एवरेज से जीनियस बनने में फिर ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये आर्ट है। अगर ये आर्ट उनको समझ में आ जाती है कि कैसे बना जाता है, तो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि एवरेज बच्चा है तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा सोसाइटी एक स्टैंप लगा देती है कि इस बच्चे से तो होगा ही नहीं। हाँ, अगर वही है ना, उसका सेल्फ मोरल जो है, मतलब उसका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो वीक कर दिया जाता है। फिर जब वीक कर दिया जाता है तो कुछ दिन तक वो अगर कोशिश कर भी रहा है, रिजल्ट नहीं दिखा, तो फिर वो सरेंडर करके बैठ जाता है कि वो दिमाग में सेट कर लेता है कि मेरे से तो होगा ही नहीं। फिर कोई कितना भी कोशिश करे वो नहीं करता। नहीं। मेरा किसी चीज को लेके अबाउट ट्यूशंस एक ओपिनियन है, मैं आपका जानना चाहूंगी। जो ट्यूशंस होते हैं जिसमें सभी अलग अलग क्लासेस के बच्चे को एक साथ बैठा दिया जाता है एंड तब पढ़ाया जाता है, सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए मुश्किल से होते हैं, और उसमें होते हैं कम से कम 10 to 20 स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैं तो उनके सख्त खिलाफ हूँ कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, कि ये चीज़ गलत है। कोचिंग में कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियल चीज़ ये है कि एक ही सब्जेक्ट को आप इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो 1 घंटे 2 घंटे के लिए, कितने भी देर के लिए कंटिन्यूअस। तो अगर किसी एक बच्चे को भी डाउट है तो वो अगर और बच्चों को भी होगा तो उनको क्लियर हो जाएगा। लेकिन वही हम जो ये ट्यूशंस होते हैं जिसमें हर क्लास के बच्चे अलग अलग क्लास के हैं, तो एक का डाउट दूसरे के किसी काम नहीं आता। और आज भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ये कोशिश करती हूँ कि मैं पेरेंट्स को और सबको, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करूँ कि ऐसी जगह ना जाए, क्योंकि उनका मनी एंड टाइम बिल्कुल वेस्ट मैं आई एम एग्री विद यू, क्योंकि इससे ना कियोस्क क्रिएट हो जाता है। मान लो जैसे मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, जैसे कुछ घरों में, जैसे कुछ टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं अपने घर में, तो वो क्या करते हैं, वो अपने ड्राइंग रूम में हर तरीके के बच्चा 4th 4th 6th 7th हर कॉलोनीज में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। इससे क्या हो रहा है कि अगर बच्चा 2 आवर्स के लिए जा रहा है और वहाँ पे 4 क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो कि नॉर्मली हो जाते हैं कई बार ऐसा, तो उनको हाफ एन आवर ही मिल रहा है ऑन एन एवरेज, और वो बाकी टाइम प्रैक्टिस के टाइम पे बच्चों को साइड में बैठा के रखते हैं। उसमें ज्यादातर बच्चे गॉसिप कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि टीचर चाह के भी ध्यान नहीं दे रहा होता ना, क्योंकि वो जो आधा घंटा उसका है बस वही है। उसके अलावा तो अगर वो टीचर किसी दूसरी क्लास के बच्चे के साथ एंगेज है तो वो उसको देख ही नहीं पाएगा कि वो क्या कर रहा है, और देखेगा भी तो वो मतलब उसका इतना इफेक्टिवली नहीं मतलब वॉच कर पाएगा वो। कोचिंग में क्या है कि अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो वो 20 स्टूडेंट्स एक ही क्लास के, सेम टॉपिक सबको डिलीवर हो रहा है, तो वहां अगर वो 1 आवर्स के लिए आ रहे हैं तो पूरा 1 आवर्स उनके लिए है। लेकिन वहीं तो मतलब मैं भी इस चीज को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ऐसी जगह बच्चों को नहीं भेजना चाहिए जहां एक से ज्यादा क्लास के बच्चे एक साथ क्लास ले रहे हैं, क्योंकि टीचर्स फिर जो है अपने दिमाग को कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और उससे क्या होता है कि वो फिर सैक्रिफाइस हो जाती हैं चीजें। एंड एक चीज है, जैसे कि कोचिंग में जब बच्चे जाते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर होगा, और वहीं पे जब एक ही टीचर पढ़ा रहा है, बहुत से बार ऐसा होता है टीचर हिंदी का है या किसी और सब्जेक्ट का, उसको दूसरे सब्जेक्ट की उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो मैं देखती हूँ कि सिर्फ एक ही पर्पस से ये चीज कर रहे होते हैं सब, मनी की वजह से, कि वो ले लेते हैं बच्चे की पैसे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के साथ अच्छा नहीं कर रहे उनके फ्यूचर के लिए। एक्चुअली बच्चे वैसे सबसे बड़े जज होते हैं, ऐसे ट्यूशन सेंटर मेरे ख्याल से ज्यादा चल नहीं पाते जहाँ पे मनी ओरिएंटेड होकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। बट फिर भी हाँ, कई बार छोटी क्लासेस में ऐसा जरूर हो जाता है कि टीचर जो है ना एक्सपर्ट्स होगा वो 1 या 2 सब्जेक्ट में ही होगा। कोई भी टीचर सभी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स नहीं हो सकता। हाँ, 1-2 में एक्सपर्ट हैं, बाकियों में वो एवरेज हो सकते हैं। लेकिन बच्चों को जब आप टीच कर रहे हो तो आप अपने एवरेज एफिशिएंसी के साथ अगर उनको टीच कर रहे हो तो आप अपने जॉब को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। तो मैं तो टीचर से भी यही बोलूंगा कि आप केवल उसी सब्जेक्ट को पढ़ाएं जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है। आप साइड जो सब्जेक्ट्स है उसको कभी भी ना लें अगर आपको लगता है कि आपको खुद पढ़ के उसको बच्चे को डिलीवर करना है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने ना ये 8th तक देखा है मेन पैटर्न, क्योंकि 9th में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं कि अलग अलग जाना ही पड़ता है 8th में। बट क्या होता है सर, मैंने वो चीज़ नोटिस की है कि तब तक बच्चे का जो बेस जो बनना होता है वो कमजोर हो जाता है।
हाँ, और उसका इफेक्ट फिर वो मल्टीपल मतलब आगे तक जाता है। आगे तक जाता है। तो No doubt. वहीं तो इसलिए मेरा भी ये सभी को सजेशन होते हैं कि आप ऐसे ट्यूशंस में मत पढ़ाओ, उससे अच्छा ट्यूशन ही मत पढ़ाओ, आपको नहीं पढ़ाना तो, पर आप कहीं पढ़ा रहे हो तो कोचिंग्स बेटर ऑप्शंस हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। सर जैसे अभी हमने ट्यूशंस के लिए बात करी थी कि ट्यूशंस में जो है ये चीज़ें कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं, कोचिंग्स के लिए भी बोला जाता है कहीं ना कहीं, तो उस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बता दूं कि कोचिंग हो, स्कूल हो, ट्यूशन सेंटर हो, ये सब एक कॉमर्शियल यूनिट्स हैं। ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेट करना इनका मोटिव होता है, लेकिन अगर ये इनका प्राइमरी मोटिव है तो ये गलत है, क्योंकि सर्वाइव सबको करना है, सभी को अपने स्टाफ की सैलरी निकालनी है, अपने एक्सपेंसेस फुलफिल करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने हैं, और जो मतलब हाउसकीपिंग जॉब है वो कंप्लीट कराना है। सारी मतलब बहुत सारे टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जो जिनमें एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर फीस आप चार्ज नहीं करोगे, मनी ओरिएंटेड नहीं रहोगे, तो चीजें नहीं चल पाएंगी। क्योंकि हाँ, लेकिन जो प्राइमरी मोटिव है ये सेकेंडरी होना चाहिए मनी ओरिएंटेशन। प्राइमरी होना चाहिए डिलीवरी ऑफ कंटेंट इन इफेक्टिव मैनर, और वो भी बहुत ही ऐसी कि मतलब कि आप बच्चों को चैलेंजिंग तौर पे मतलब तैयार कर सकें, कॉम्पिटेंट बना सकें उनको किसी भी एग्जाम को एक तरीके से विन करने के लिए। तो मतलब मेरे को लगता है कि अगर कहीं मनी माइंडेड होके ही चीजें कराई जा रही हैं तो वो तो फिर देखो गलत है। आई एम नॉट एग्री विद दिस प्रोस्पेक्टस और अप्रोच। बट हाँ, मतलब सेकेंडरी होना चाहिए आपका मनी, और प्राइमरी होना चाहिए डिलीवरी ऑफ कंटेंट, जो आप पूरी ईमानदारी के साथ और ईमानदारी भी नहीं मतलब इफेक्टिवनेस, आपको टेक्निक्स भी पता होनी चाहिए कि कंटेंट कैसे डिलीवर किया जाता है। तो उसके लिए आपको ट्रेंड भी होना चाहिए और आपको अपडेटेड भी होना चाहिए फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को देखते हुए। ओके सर, स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली सभी सब्जेक्ट के लिए हम बात करेंगे, नॉट जस्ट अबाउट अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, कि स्टूडेंट्स प्रेशर में आके अपनी एबिलिटीज को जज करते हैं एंड डाउट करते हैं खुद पे, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए, हर बच्चे की अपनी अलग काबिलियत होती है, अलग कैलिबर होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके अगर अपने आप को जज कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, तो वो बिल्कुल रॉन्ग प्रैक्टिस है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अगर मैथ में अच्छे नहीं हैं और मैथ को लेके ही आप अपने आप में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप दूसरी चीज में बेटर हो, आप स्पोर्ट्स में बेटर हो, आप हाउस होल्ड जॉब को फुलफिल करने में बेटर हो, आपका मैनेजमेंट अच्छा हो, आपकी लीडरशिप अच्छी हो। तो ठीक है, कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा होता है, कोई किसी में नहीं होता, किसी में एवरेज होता है। तो हमें मतलब किसी भी चीज को लेके ओवर थिंकिंग ना करके, और जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उस पर फोकस करना चाहिए और उसी को स्ट्रेटेजिकल तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, और वहीं अपने आप को एज ए कॉम्पिटेंट के तौर पे तैयार करना चाहिए अदर्स कॉम्पिटिटर्स के लिए। सर टीचर्स के लिए कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहोगे? टीचर्स से तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि टीचर्स को पता होना चाहिए कि एक अच्छे टीचर्स की क्या क्वालिटीज होती हैं, जिस सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं उस पर उनकी फुल कमांड होनी चाहिए, कि बच्चा अगर कहीं से कोई भी डाउट पूछता है तो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो उसको अलग अलग तरीके से समझा सकें बच्चे की स्ट्रेंथ को देखते हुए। और दूसरा, टीचर्स को ये भी पता होना चाहिए कि जिस क्लास में वो जा रहा है उस क्लास में डिसिप्लिन को कैसे मैनेज करना है। एक उसको गैप भी पता होना चाहिए कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में कितना गैप मेंटेन करना है, ताकि बच्चों के मन में एक फियर भी बना रहे और एक बच्चे कनेक्ट भी रहें, दोनों चीजें एक साथ चलें। और उसके अलावा जो टीचर है, वो टीचर जो है हमेशा बेसिक बच्चों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक बच्चे को उसने ट्रेन कर दिया तो जो अबव द एवरेज बच्चे हैं वो तो ऑटोमेटिकली फिर बाय डिफॉल्ट हो ही जाएंगे ट्रेन। और टीचर का जब क्लास में जाता है तो टीचर को पता होना चाहिए कि 1 आवर अगर वो दे रहा है क्लास में, तो 1 आवर उसको क्या डिलीवर करना है, उसका भी पूरा उसके दिमाग में एक ट्रैक होना चाहिए। अगर किसी टीचर्स के दिमाग में ट्रैक नहीं है और वो बिना प्रिपरेशन के क्लास में जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो फिर बहुत अच्छे से डिलीवरी दे पाएंगे। और एक अच्छे टीचर्स की क्वालिटी इस बात पे जज नहीं करती कि आपके पास कितनी डिग्रीज हैं, या आप कितने क्वालिफाइड हैं, या कितना एक्सपीरियंस है आपको। एक अच्छा टीचर जज करने का मैं जो सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, जो मेरे को लगता है, जिन टीचर्स की क्लास में फुल स्ट्रेंथ है और साइलेंट है क्लास, और वो टीचर मेरे ख्याल से बेस्ट टीचर होता है, क्योंकि बच्चे भी उसी क्लास में जाते हैं जहां उनको लगता है कि कुछ डिलीवरी होगी, वो फ्रूटफुल कुछ लर्न करेंगे। ये कहने की बातें हैं कि उस क्लास में बच्चे नहीं है, उस क्लास में बच्चे नहीं है, बच्चे हमेशा पहुंचते हैं क्लास में, बस टीचर के अंदर वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि बच्चे उनकी क्लास में टाइमली आए और डिसिप्लिन में क्लास अटेंड करें। सर लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर आप इन फ्यूचर एजुकेशन मिनिस्टर बनते हो तो क्या आप एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस करना चाहोगे? मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूँ कि भाई अगर आप 12th क्लास में हैं और आपके पेरेंट्स आपको 10 लाख रुपीज देते हैं और बोलते हैं कि भाई लीगल तरीके से आप इससे मल्टीप्लाई करके कुछ अर्न करके दिखाइए, तो आपके अंदर वो कौन सी स्किल है?
तो इंडिया में बीइंग ए इंडियंस, मतलब जो हमारा करिकुलम है एजुकेशंस का जो हम देखते हैं, तो बच्चों के अंदर वो स्किल्स नहीं है कि वो किसी स्किल्स में वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सके। बट वहीं अगर आप चाइना, जापान के किसी भी स्कूल्स में जाते हैं और वहाँ 10 लाख रुपीज जो भी इनकी करेंसी है उसमें आप पूछते हैं कि भाई आपको हम इतना पेमेंट कर रहे हैं और आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करके इससे कुछ अपना स्टार्टअप शुरू करिए, तो वहाँ उनके पास स्किल्स होती है। तो सबसे पहले मैं एजुकेशन जो हमारी जो आने वाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सर आपको पता ही है कि आने वाली है, तो उसमें बहुत कुछ अपग्रेडेड हो रहा है, उसमें स्किल्स ओरिएंटेड एजुकेशन आने वाली है, तो उसको बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि वो इम्प्लीमेंट हो, ताकि बिगिनिंग से ही बच्चों को डायरेक्शन मिल सके और एक स्किल्स उनकी डेवलप कराई जा सके। उनके जो मॉरल्स हैं, जो उनको एक तरीके से कहना चाहिए जो नैतिक जिम्मेदारी है, वो उनको डे 1 से ही सिखाई जानी चाहिए, मतलब इनिशियल बेसिक प्राइमरी क्लासेस लेवल से ही। और बस बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से डायरेक्शंस दी जानी चाहिए। और साथ में बच्चों के पेरेंट्स, जब बच्चों का एक टाइम आता है कि जब वो एक स्ट्रीम फाइनल करते हैं कि अब हाँ इस स्ट्रीम में वो ज़्यादा फोकस करेंगे, इसमें अपना करियर बनाएंगे, तो उससे पहले उनके पेरेंट्स का भी एक काउंसलिंग सेशन मैं कराऊंगा, ये भी मैं करिकुलम में डालूंगा कि ताकि पेरेंट्स भी उनको उनसे कनेक्ट हों बच्चों के साथ और बच्चों को सपोर्ट करें एट द एंड उनके, जब तक कि वो अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, काफ़ी कुछ जानने को मिला एंड आई होप जितना आपने बोर्ड्स के लिए बताया, स्टूडेंट जो भी हमारे देखेंगे, पेरेंट्स, टीचर, वो उन चीज़ों पर गौर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।